द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकारों का गठन भी हो चुका है, लेकिन चुनाव से संबंधित जो मामले हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जो सवाल हैं, वो लगातार उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल्स के जरिए तमाम मुद्दों को ढकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये मुद्दे ढके ना, इसलिए हम आपके लिए बड़ी खबरें लेकर आए हैं। बड़ी खबरें हैं ईवीएम पर। इस बार ईवीएम पर बड़ा आरोप लगा है, बड़ा आरोप लगाया है पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और बसपा के भी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और इस बार सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा आरोप लगाया है कि जब तक बैलेट पेपर से गिनती हुई, वहां पर समाजवादी पार्टी को 304 सीटों पर जीत मिली। जी हाँ, 304, 403 में से 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली, जबकि भाजपा मात्र 99 पर थी। किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। इनका कहना है कि ईवीएम की वजह से ही बीजेपी जीत रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है। बड़े नेता रह चुके हैं भाजपा में भी और बसपा में भी, और समाजवादी पार्टी के साथ भी जब वो आए थे तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। इसी के साथ शिवपाल यादव का भी कुछ ऐसा ही आरोप है। उन्होंने एबीपी न्यूज़ का ये खबर है, इस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनता के जनादेश से नहीं जीती, बल्कि चालाकियों और बेईमानी से चुनाव जीती है। प्रत्येक बूथ पर अंतिम सूची में घपलेबाजी हुई है। ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के फॉर्म एसएसपी ने खुद मंगवाकर वोट डलवाए। ये बड़ा आरोप है कि बड़े अधिकारी ने ड्यूटी में लगे जो पुलिसकर्मी थे, जो पोस्टल बैलेट से वोट डालते थे, उनके फॉर्म खुद मंगवाकर अधिकारी ने खुद ही वोट डाल दिया। पुलिसकर्मियों को वोट भी डालने का मौका नहीं मिला, ऐसा आरोप है शिवपाल यादव की तरफ से। इसके आगे वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट सपा को पोस्टल बैलेट से मिला है। पोस्टल बैलेट से सपा 304 सीटों पर जीती है। ये तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम की बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ईवीएम मशीन पर है, जो मशीन का आंखों देखा हाल पर जो बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर है पूजा शुक्ला की तरफ से। समाजवादी पार्टी की लखनऊ से उम्मीदवार पूजा शुक्ला ने आरोप लगाया है कि जब मतगणना हो रही थी और वो आगे चल रही थी, तब जब एक ईवीएम खुली तो उसकी बैटरी 99% चार्ज थी, यानी कि 99% चार्ज थी। अब 23 को वोटिंग हुई, पूरे दिन वोटिंग हुई उस मशीन में, उसके बाद वो मशीन बंद हुई, फिर वो 10 तारीख तक स्ट्रांग रूम में रही। इस दौरान जाहिर सी बात है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अगर वो दिन भर चलता है तो उसका चार्ज खत्म होगा। ऐसा तभी हो सकता है कि जब कोई डिवाइस चार्ज खत्म ना हो कि वो तुरंत ताज़ा चार्ज होकर आए। और ऐसा होता है कि जब ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद हो जाती है तो उससे किसी तरह की छेड़खानी नहीं होती, वो पूरी तरह से सील पैक होती है, उसमें चार्जिंग भी नहीं हो सकती। लेकिन 99% ईवीएम चार्ज थी। इसका मतलब तो इसके तो दो ही संदेह हैं, एक ये कि ईवीएम बदला गया, और दूसरा ये कि जिस ईवीएम पर गिनती हो रही थी उस ईवीएम का इस्तेमाल बहुत कम हुआ हो। दो सवाल है, लेकिन पूजा शुक्ला ने सीधा आरोप लगाया कि ये ईवीएम बदली गई थी। और इस बारे में जब पूजा शुक्ला ने वहाँ के आरओ और डीएम और चुनाव अधिकारी से बात की कि इस तरह का मामला क्यों है और काउंटिंग रोक दी जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिन भर चले और वो 99% चार्ज रहे। इस पर अधिकारियों ने कहा कि ये कोई काउंटिंग रोकने की खास वजह नहीं होती, इसलिए उन्होंने काउंटिंग जारी रखी और पूजा शुक्ला हार गई। लगातार सवाल ईवीएम पे आ रहे हैं, लेकिन ये बात गौर करने वाली है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाली कि कोई मशीन 99% चार्ज कैसे हो सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी भी ईवीएम पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने भी कहा था कि जनादेश के कारण नहीं, बल्कि वोटों के लूट के कारण हारे अखिलेश। ये ममता बनर्जी का बयान था। अखिलेश यादव भी आरोप लगा चुके हैं। टिकैत ने भी कह दिया था कि भाजपा मशीन में गड़बड़ी करके जीती है। तो ये जो सारे आरोप लग रहे हैं, ये जो बड़ी खबरें हैं, इतनी बड़ी खबरें हैं जो चुनाव आयोग पर हैं, ईवीएम पर हैं, और जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी, उन सब पे सवाल उठाते हैं। लेकिन इन सारे सवालों को सिर्फ और सिर्फ एक बात से ढक दिया जा रहा है, द कश्मीर फाइल, एक फिल्म के जरिए, जो कि प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म बताया जा रहा है। तमाम चिंतकों ने, बुद्धिजीवियों ने, लेखकों ने, पत्रकारों ने इस फिल्म को नकार दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, स्पेशली जो लोग कश्मीर में काम करते हैं, जिन्होंने कश्मीर पे किताबें लिखी है, चाहे वो अशोक कुमार पांडे हो, चाहे रोहिन कुमार हो, इन सारे लोगों ने साफ तौर से कहा है कि कश्मीर फाइल्स में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो तथ्य सही नहीं है, वो तथ्य भ्रामक हैं, एक तरफा हैं।
लेकिन फिर भी उस पर लगातार डिबेट जारी है। और जो मुख्य मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सवाल उठना चाहिए था, उन मुद्दों पर चुप्पी है। गोदी मीडिया इन पर किसी तरह का डिबेट नहीं कर रही है। सवाल कितना जायज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन 99% चार्जिंग वाला, लेकिन फिर भी उस पर बहस नहीं है। मीडिया सिरे से इस पूरी बहस को नकार दे रहा है। उसके लिए बहस का मुद्दा है एक फिल्म, जिस फिल्म को प्रोपेगेंडा भी बताया जा चुका है। लेकिन फिर भी आपके जो आपको इफेक्टिव करते हैं, जो मुद्दे आपको प्रभावी करते हैं, वो सारे मुद्दे टीवी डिबेट से गायब हैं और सोशल मीडिया पर भी उनको हावी नहीं होने दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार बनते ही 3000 सफाई कर्मियों को छुट्टी दे दी गई है और कारण दिया गया है, छुट्टी देने का मतलब है नौकरी से निकाल दिया गया है। और कारण बताया गया है कि बजट नहीं हो पा रहा है। बजट की कमी के कारण 3000 सफाई कर्मियों को निकाल दिया गया है। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार भाजपा सरकार कर चुकी है। इसके पहले होमगार्डों को भी निकाला गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों ऐसा बजट की कमी की वजह से एक आम आदमी, एक सबसे नीचे के तबके के आदमी को ही प्रभावित होना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना है कि बजट की कमी के कारण नेता और मंत्री के जो सुविधाएं हैं उनमें कटौती की गई है? क्या आपने सुना है कि बजट की कमी के कारण किसी बड़े अधिकारी की सुविधाओं में कटौती की गई हो? क्या आपने ये सुना है कि बजट में कमी के कारण किसी आईएएस की सैलरी आधी कर दी गई हो? किसी नेता को मिलने वाला वित्तीय जो उसको अनुदान मिलता है वो कम कर दिया गया हो? ये सारी चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। लेकिन सफाई कर्मचारी है तो उसका बजट कम करके उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश में फिल्म तो टैक्स फ्री हो गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पे टैक्स बरकरार है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल होते थे, उनको अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। यानी कि बिल्डिंग बना के सरकार देगी, उसे संचालित करेंगे प्राइवेट हाथों के शिक्षा के ठेकेदार, शिक्षा माफिया। जिस तरह से कोचिंग का बिजनेस फैल रहा है, उसी तरह से अब सरकारी स्कूलों में भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ठेकेदार आ जाएंगे और मनमानी चीज़ें चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं। और एक और खबर बता दूं, फिर सारा विश्लेषण मैं आपको बताता हूं कि ज़रूरत की चीज़ें जैसे साबुन, डिटर्जेंट और यहाँ तक कि मैगी भी महंगी होने जा रही है। ये महंगाई का असर है। तो ये सारी जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे एक तरफ चल रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, पर ये खबरें आप तक ना पहुँचे, इसलिए द कश्मीर फाइल जैसी नफरत फैलाने वाली चीज़ों को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आप अपने ज़रूरी मुद्दे भूलकर हिंदू मुस्लिम में डूब जाएं। ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, साक्ष्यों के साथ सवाल उठ रहे हैं। ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो आपको, हमको, हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर चर्चा नहीं है। सबसे बड़ी चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि अगर चुनाव में धांधली की कोशिश नहीं थी या धांधली नहीं हो रही थी, तो चुनाव आयोग ने अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? उन अधिकारियों को क्यों सस्पेंड कर दिया गया जो चुनाव में धांधली की कोशिश कर रहे थे? इसका मतलब साफ था कि चुनाव आयोग भी इस बात को मानता है और इस बात पर मुहर लगाता है कि चुनाव में धांधली करने की कोशिश अधिकारियों द्वारा हो रही थी। लेकिन बहुत सारे अधिकारी पकड़े भी ना गए हों, इस बात का भी दावा हो सकता है और इस बात की भी हकीकत हो सकती है कि बहुत सारे अधिकारी जो पकड़े नहीं गए वो धांधली करने में कामयाब हो गए हों। तब तो पूरा का पूरा चुनाव का मैनेजमेंट ही बदल गया होगा, पूरा रूप ही बदल गया होगा। और जिस तरह से सारे सवाल उठ रहे हैं, ये सारी खबरें आ रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन सारी खबरों से ध्यान भटकाने के लिए ही अलग तरह का हिंदू मुस्लिम का जो डिबेट, जिस तरह का हमेशा शुरू से ही गोदी मीडिया करता आ रहा है, उस तरह के डिबेट में आपको ले जा रहा है। लेकिन क्या आप ज़रूरी मुद्दों से चिपके हुए हैं? क्या आप उन सारे मुद्दों पे, क्या आपके पास ये खबरें आ रही हैं? क्या आपके पास महंगाई की खबरें आ रही हैं? लेकिन आपका जेब पर असर जो हो रहा है, वहाँ आपका ध्यान ना जाए, इसलिए आपके दिमाग से खेला जा रहा है, आपके सेंटिमेंट के साथ खेला जा रहा है। आपके बच्चे महंगी स्कूलों में ना जा सके, आपके बच्चे अच्छे कपड़े ना पहन सके, उनका इलाज ना हो सके, ये सारी चिंताएं आप छोड़कर आप इस चिंता में डूबे हैं कि किस तरह से अगले वाले कम्युनिटी को, सामने वाले समुदाय को टारगेट करना है, किस तरह से उसको तबाह करना है। क्योंकि कोई फिल्म आपको बता रही है कि आप खतरे में हैं और आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यह बात आप नहीं, आपको एक फिल्म बता रही है और आप मान भी ले रहे हैं। इसलिए आपके जेब पर जो डाका है उससे आपका ध्यान भटका हुआ है, आप सेंटिमेंट में उलझे हुए हैं, नफ़रत में चूर होते जा रहे हैं। लेकिन ये नफ़रत कहाँ लीड करेगी,
क्या इससे जनादेश बदल जाएगा? क्या इससे चुनाव सिर्फ जीतने से देश बदल जाएगा? क्या इससे देश तरक्की कर जाएगा? ये सारे सवाल लगातार खुद से पूछने चाहिए, आपको भी, हमको भी, हम सबको भी। ये सारी चीज़ें लगातार आ रही हैं। और जिस तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा, अखिलेश यादव ने जिस तरह से सवाल उठाया, वोटिंग के एक दिन पहले जिस तरह से भारी गड़बड़ी सामने आई, उसके बाद से भले मीडिया ने इस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया हो, आपको भी लग रहा होगा कि ये तो हमेशा ईवीएम जैसा ही होता रहता है, इसमें नया क्या है। लेकिन नया इसमें ये है कि जो आरोप लग रहे हैं और जो तथ्य उसके साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो नए हैं। इसलिए नई चीज़ों पर बात करना ज़रूरी है, उन आरोपों का जांच करना ज़रूरी है, मीडिया ट्रायल ज़रूरी है, अधिकारियों से बात करना ज़रूरी है और गुप्त रिपोर्टिंग ज़रूरी है। जैसे कि जिस तरह से मान लीजिए आप सोच के चलिए कि ये फ़ोन है, ये फ़ोन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं इसको दिन भर इस्तेमाल करता हूँ, चाहे इसकी बैटरी 10 दिन चलने की इसकी कैपेसिटी हो, लेकिन फिर भी मैं 10 में से अगर एक दिन मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तब भी ये 99% चार्ज नहीं रहेगा, घट के 10% हम मान लें एक दिन का ये खाता है, तो कम से कम 90 पर आ जाएगा। तो चुनाव आयोग को इस आरोप पर ये सफाई देने की ज़रूरत है और ये बात बताने की ज़रूरत है कि जो ईवीएम होती है, जब वोटिंग पड़ता है, तो जब कोई ईवीएम पूरे दिन जिसमें वोटिंग होती है वो कितने % उसकी बैटरी ख़त्म होती है और वह जब स्ट्रांग रूम में जाती है तो कितनी बैटरी उसके पास बची रह जानी चाहिए। बस ये 2 डाटा अगर चुनाव आयोग दे दे तो सारा मामला क्लियर हो जाए और हमें पता चल जाए कि इस चुनाव में गड़बड़ी हुई है कि नहीं। अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि अगर वो चुनाव आयोग के अनुसार 1% बैटरी खत्म होती है, तो वो इस बात का भी दावा करके दिखाए, लाइव टेस्ट करके दिखाए कि एक दिन एक मशीन को इस्तेमाल किया जाए, उस पर वोट डाला जाए, बटन को दबाया जाए, जिस तरह से जिस टाइम गैप में दबाया जाता है, उसको चेक किया जाए कि एक दिन में कोई ईवीएम की बैटरी कितनी खत्म होती है और कितनी बची रह जाती है। फिर इस बात की जांच हो कि 99% वाली जो ईवीएम थी वो कहाँ से आई और क्या इन ईवीएम को बदला गया था, क्या स्ट्रांग रूम में पहले से ही वो ईवीएम मौजूद थी और जो वोटिंग स्थल से जो ईवीएम आने वाली थी वो रास्ते में ही कहीं गायब हो गई, या फिर किस तरह की सेटिंग थी, क्योंकि अधिकारी बड़ी पैमाने पे मिले हुए थे और ये सारी खबरें आ रही थी। इसलिए चुनाव संबंधित जो भी खबरें आ रही हैं और जिस तरह के हमारे सामने फैक्ट सामने आ रहे हैं, उससे लगातार सवाल तो बना रहेगा। कोई कितना भी नकार दे कि धांधली नहीं हुई है, लेकिन आरोपों को नकारना गलत है जब तक कि उन आरोपों की सत्यता की पुष्टि ना हो जाए, जब तक उन आरोपों की जांच ना हो जाए। इसलिए नकारना भी सही नहीं है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी निष्पक्षता का ख्याल रखे, अपनी संवैधानिक गरिमा का ख्याल रखे और इन आरोपों का जवाब दे। अगर उसको लगता है कि आरोप गलत है तो उनका खंडन करे, और जो मैंने अभी बताया कि वो एक काम कर सकता है चुनाव आयोग, वो करके बताए। आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह की जो भी खबरें आ रही हैं वो कितनी सही हैं, और क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर जांच करके स्पष्टीकरण देना चाहिए? हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।